नमस्कार, प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकीय शमना। डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पे। बिहार में फिर से मिले कोरोना के 47 नए मरीज। उत्तर प्रदेश के रैया हादसे में बिहार के कई मजदूरों की हुई मौत। बीजेपी एमएलसी को जान से मारने की मिली धमकी। वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी पर लगा आरोप। और तेज प्रताप यादव के करीबी छात्र नेता की सासाराम में गोली मारकर हत्या। अब खबरें विस्तार से। बिहार में कोरोना मरीज की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। शनिवार की सुबह राज्य में 47 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या बढ़कर 1080 हो गई है। पिछले 8 दिनों में 530 मरीज बढ़े हैं, जिनमें सबसे अधिक बाहर से लौटने वाले प्रवासी मजदूर हैं। तो वहीं राज्य में कोरोना महामारी से अब तक 7 लोगों की मौत भी हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में कुल ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 440 हो गई है। दूसरी ओर मजदूरों को बिहार लाने वाले श्रमिक स्पेशल ट्रेन की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। अब तो एक दिन में बिहार पहुंचने वाले मजदूरों का आंकड़ा भी 40,000 के पार पहुंच चुका है। ऐसे में सरकार के सामने बिहार आ चुके लाखों मजदूरों का कोरोना टेस्ट कराना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। उत्तर प्रदेश के औरैया में शनिवार की सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में 24 मजदूरों की मौत हो गई है। इस हादसे में 35 अन्य मजदूर घायल भी हो गए हैं। इनमें 15 की हालत गंभीर बताई जाती है और उन्हें सैफई रेफरल अस्पताल में एडमिट कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के बीच ये मजदूर एक ट्रक में सवार होकर वापस अपने घर लौट रहे थे कि तड़के 3:30 पर औरैया के पास इनकी ट्रक दूसरे ट्रक से टकरा गई, जिससे ये दुर्घटना हुई है। इसी बीच हादसे में मारे गए सभी की शिनाख्त हो गई है। हादसे में बिहार के मृतक की सूची बनाई जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर प्रवासी मजदूर की मौत पर बीएसएफ के पूर्व कमांडेंट टल्लन सिंह ने बताया कि यह हादसा प्रशासनिक विफलता की वजह से हुआ है और भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसके लिए सरकार को चौकस रहना होगा। पूरे भारत के लॉकडाउन के दौरान हमारे जो प्रवासी मजदूर हैं, विभिन्न हिस्सों से भारत के अपने अपने घरों को अपने परिवार और छोटे बच्चों के साथ वापसी कर रहे हैं। इसी में कुछ ऐसे भी परिवार हैं जो जानकारी के अभाव में और कुछ प्रशासनिक विफलताओं के कारण और आर्थिक अभाव के कारण वो अपने घर को पैदल वापसी कर रहे हैं, कभी ठेले में, रिक्शे पे और किसी तरह से, जिसमें कई बड़ी बड़ी और छोटी हादसाएं हो रही हैं। आज ही सवेरे 3 बजे औरैया उत्तर प्रदेश में 24 बिहार झारखंड के प्रवासी मजदूर जो अपने घर पैदल वापसी कर रहे थे, उनकी जान चली गई। कुछ ही दिन पहले रेलवे पटरी पर महाराष्ट्र के अंदर मध्य प्रदेश के कुछ लोगों की भी जान गई। इस हादसे से बचने के लिए अब बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई पैदल वापसी कर रहा है तो उस क्षेत्र में उस थाना प्रभारी को एकदम तुरंत आदेश दिया जाए कि उनको किसी आवासीय व्यवस्था करके उनके भोजन और मेडिकल की व्यवस्था की जाए और उनके गंतव्य स्थान पहुंचाने के लिए प्रशासनिक मदद भी दी जाए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज राजस्थान सरकार ने एक बहुत सख्त ऑर्डर दिया है कि जितने भी प्रवासी मजदूर अगर कहीं भी पैदल वापसी कर रहे हों, उनको तुरंत आवासीय व्यवस्था करके भोजन और मेडिकल की व्यवस्था की जाए और अगर कोई गलती होती है तो उस एरिया का थाना प्रभारी और प्रशासन उसके लिए सजा का हकदार होगा। और इस आदेश से राजस्थान में बहुत बड़ा फर्क आ गया है और आज इसकी जरूरत है पूरे हिंदुस्तान में। हमारे राज्य में भी लगातार प्रवासी मजदूर कई राज्यों से आ रहे हैं और इनके साथ भी जिस क्षेत्र में भी थाना प्रभारी हैं उसका पूरा बंदोबस्त करें और तुरंत प्रशासनिक हेल्प के साथ उनको गंतव्य स्थान में पहुँचाएं। रालोसपा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने यूपी सड़क हादसे में मारे गए मजदूरों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की है। उन्होंने कहा है कि मजदूरों के प्रति केंद्र और राज्य सरकार पूरी तरीके से संवेदनहीन हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि देश में श्रम साधकों की संकटमय स्थिति के जिम्मेवार केंद्र व राज्य सरकार की संवेदनहीनता अति दुखद है। दुर्घटना में लगातार हो रही श्रमिक की मौत हो रही है और यह सड़क हादसे में अपनों को खो चुके परिजनों के प्रति आत्मिक संवेदना प्रकट करते हुए उन्होंने कहा है कि सरकार मृतक के परिवार को उचित मुआवजा दे।
बिहार में भले ही क्वारंटाइन सेंटर में मीडिया के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, लेकिन क्वारंटाइन सेंटर की बदहाली की तस्वीर सोशल मीडिया के जरिए रोज अब प्रतिदिन सामने आ रही है। क्वारंटाइन सेंटर में खाना और पानी को लेकर के हंगामा का दौर जारी है। क्वारंटाइन सेंटर की बदहाल व्यवस्था पर हम के मुख्य प्रवक्ता दानिश रिजवान ने राज्य सरकार से अनुरोध करते हुए कहा है कि अपने पदाधिकारियों को सरकार पूरी जांच पड़ताल के बाद निलंबित करे। देखिए, एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है कि आखिर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर क्या रहे हैं। एक तरफ जहां मजदूर दूसरे राज्यों में त्राहिमाम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार में राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, बाहर के मजदूरों को बिहार में बुलाया गया है, रखा गया है, ना वहां पानी की व्यवस्था है, ना खाने की व्यवस्था है। मजदूर त्राहिमाम कर रहे हैं। जो नोडल पदाधिकारियों को बनाया गया है, उन्होंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके रखा हुआ है, नॉट रीचेबल है फोन। वैसी स्थिति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जवाब देना चाहिए कि आखिर किस तरह की व्यवस्था करी है। क्या वो चाहते थे पहले से ही कि मजदूर सूबे में नहीं आए? और अगर ऐसा है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आपसे अनुरोध करता हूं कि जिन अधिकारियों का नोडल अफसर में नाम दिया गया है, उनके मोबाइल के सीडीआर को चेक करिए कि किन परिस्थितियों में उनका मोबाइल स्विच ऑफ है, और अगर ऐसा होता है, वो पकड़े जाते हैं, तो उनको निलंबित करिए। फेसबुक पर बीजेपी के एमएलसी अर्जुन सहनी को जिंदा जलाकर जान से मारने की धमकी मिली है। बताया जा रहा है कि इस धमकी के साथ ही एमएलसी की पत्नी पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। जानकारी के अनुसार खुद को वीआईपी पार्टी का नेता बताने वाले शंकर सहनी नाम के शख्स ने यह धमकी दी है। इस मामले को लेकर एमएलसी के परिजनों ने थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज करवा दी है। हालांकि एमएलसी ने यह आशंका भी जताई है कि इस धमकी के पीछे वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी का हाथ हो सकता है। फेसबुक पर शंकर सहनी ने बीजेपी के एमएलसी अर्जुन सहनी के पत्नी पर न सिर्फ आपत्तिजनक टिप्पणी की, बल्कि एमएलसी अर्जुन सहनी को जिंदा जलाकर जान से मारने की भी धमकी दी है। कारण यही है कि जिंदा जलाने की जो धमकी मिला है वो भी वीआईपी पार्टी के समर्थक है। वो पार्टी के पदाधिकारी पटना महानगर के रहने वाला है। विगत कुछ दिन पहले बिरौल थाना पर थाना अध्यक्ष के सामने में जिस प्रकार से मुकेश सहनी राष्ट्रीय अध्यक्ष वीआईपी पार्टी के घूस देने का जो स्टाइल बनाया, जिसका वीडियो वायरल हुआ, और वीडियो वायरल के माध्यम से मुझे पता लगा, मैंने इसका कोट किया कि कानून सरकार को बदनाम करने की साजिश की है मुकेश सहनी, जो थाना प्रभारी के सामने में घूस देने का जो रुपया फेंक कर फिल्मी अंदाज में किया, अपना छवि को चमकाने या सरकार को बदनाम करने के लिए कोशिश किया। मैं अपने जिला के पुलिस कप्तान से मैंने किया है, संज्ञान में दिया कि ऐसे व्यक्ति पर एफआईआर हो और उसके साथ गिरफ्तारी हो। कहाँ आपने एफआईआर कहाँ किया, किस थाने में किया? मेरे भतीजा के आईडी पर जो धमकी दिया, मेरा भतीजा बहादुरपुर क्षेत्र के दिलावरपुर पंचायत में पढ़ते हैं, इसीलिए मैंने भतीजा के माध्यम से जिला बहादुरपुर थाना में एफआईआर लॉन्च करवाया है। राजद के छात्र नेता मनोज यादव की रोहतास में हत्या कर दी गई है। रोहतास जिला के दिनारा थाना के कैथाड़ में यह वारदात हुई है। मृतक मनोज यादव बक्सर जिला के राजपुर प्रखंड अंतर्गत पानापुर के निवासी थे। पहले तो ऐसा प्रतीत हुआ कि सड़क दुर्घटना में मनोज की मौत हुई है, लेकिन शव देखने से परिजनों ने स्पष्ट किया है कि यह हत्या गोली मारकर की गई है। अपना करिए, आप लोग जो करना है करिए, आप अपना करिए जो भी करना है। आवत रहने से थोड़ा जोर से बोलिए। आवत रहने से फोन हमने करते हैं, फोन ना उठावत रहा, फोन के गोनी जब खोजे खातिर तो देखते हैं कि मार के दिख दिहल बैठे। कहाँ पे घटना हुआ था? कोई था और खोजी। ये कौन थाना क्षेत्र में पड़ता है? दिनारा था। मैंने कहाँ मिला इनका बॉडी? दिनारा थाना। मैंने कहाँ बॉडी कहाँ मिला? आप लोग कहाँ देखे इसके लाश को? वो पुल बैठे, जो पुल के पास, पुल के नीचे पड़ा हुआ था? ना पुले पे ऊपर है। अच्छा, मतलब कैसे था, किस अवस्था में था? गाड़ी पहले डायरेक्ट गिर गई। क्या लगा है, गोली लगा है क्या? गोली लगा। कब गोली लगा? 4-5 गोली लगा। कहाँ पे लगा? सिर में लगा बैठे। कहाँ के रहने वाले हैं मृतक? पानापुर के। ये कौन थाना क्षेत्र में पड़ता है? धनसोई था। ये क्या करते थे? पढ़ाई कर। ये कैसे ट्रक से गिरे हैं, कैसे गिरे हैं? मोटरसाइकिल खड़ा करा के मार दिया बैठे। अच्छा, बाइक सवार थे ये? हाँ बोलो, स्कूटी लेके थे। क्या नाम पड़ेगा आपका? नीतीश कुमार। कौन है आप मृतक के भाई? घटना कैसे हुआ, कुछ जानकारी है क्या आपको?
घटना पर जानकारी गाँव पर जा रहे थे और फिर समय वहाँ घटना हो गया। मैंने क्या लग रहा है आपको, देखने से क्या लग रहा है? हम लोग को क्या सर दाही दुश्मन लग रहा है, दाही दुश्मन लग रहा है, दाही दुश्मन को मारा हुआ है। मैंने कैसे मारा है? सर किसी को देखा थोड़े है। मैंने क्या लग रहा है, गोली है कि निशान है, क्या चीज का है, हथियार का है, गोली का है, किस चीज का है निशान? क्या सर हम लोग मतलब देखने से क्या लग रहा है, गोली है क्या है? गोली लगा है सर। गोली लगा है, वही तो पूछ रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? अलेश्वर सिंह। कोरोना वायरस के चलते देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन के बीच बिहार बोर्ड के छात्रों को जल्द ही उनकी मेहनत का परिणाम मिलने वाला है। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड की 12वीं कक्षा के नतीजों का ऐलान 24 मार्च को कर दिया गया था और अब सभी की निगाहें 10वीं की परीक्षा के नतीजों पर टिकी है। बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड से जुड़े सूत्रों के अनुसार 20 मई के बाद कभी भी रिजल्ट का ऐलान हो सकता है। इस साल मैट्रिक परीक्षा में कुल 15,29,393 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। लॉकडाउन के दौरान सुबह में सरकार के निर्देश के बाद भी निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, फार्मेसी और डायग्नोस्टिक सेंटर नहीं खोलने वालों के खिलाफ अब एक्शन लिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे संस्थानों को 24 घंटे के अंदर अपने संस्थानों को फिर से कार्यरत होने और उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के सिविल सर्जन को जानकारी देने को कहा है। अगर ये संस्था ऐसा नहीं करती है तो बिहार महामारी एक्ट 2020 के तहत कार्रवाई की जाएगी। बताया जाता है कि अगर ऐसी संस्था स्वास्थ्य विभाग का आदेश नहीं मानती है तो इन संस्थाओं का डॉक्टर के निबंधन को रद्द किया जा सकता है। मजबूरी इंसान को क्या कुछ नहीं कराता है, लेकिन जब विपत्ति आती है तो लोग अपने गांव की तरफ भागे चले आते हैं। देश के विभिन्न प्रांत से किसी तरह प्रवासी मजदूर अपने अपने गांव लौट रहे हैं। रोहतास में नेशनल हाईवे पर ऐसे ही मार्मिक तस्वीर दिख रही है। लोग कंटेनर में भर भर के आ रहे हैं तो कोई ट्रकों पर जानवर की तरह लटका है। यह किस्मत के मारे वह लोग हैं जो रोजी रोटी की तलाश में अपने गांव से हजारों किलोमीटर दूर गए थे, लेकिन जब विपदा आई तो उन शहरों ने उन्हें चंद दिनों की पनाह भी नहीं दी है। स्थिति यह हुई है कि किसी तरह इन श्रमिकों को अपने गांव भागना पड़ा। इतना ही नहीं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर ये लोग महाराष्ट्र से तो कोई राजस्थान से तो कोई दिल्ली से भेड़ बकरी की तरह कोच कोच कर लाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों की कहीं कोई चेकिंग भी नहीं हो रही है, न प्रदेश के सीमा पर और न ही जिला के सीमा पर। इस भीषण गर्मी में कंटेनर के अंदर बंद होने की कल्पना मात्र से बदन सिहर जाता है। ऐसे में इन श्रमिकों के ऊपर क्या बीतती होगी या उनसे बेहतर कौन जाने। तक काम चलेगा, पैसा है, जब तक काम बंद हुआ पैसा खत्म। हाँ। पैसा कंपनी देगी नहीं। हाँ। रूम ओनर को 5-5 हजार रुपया किराया देना होता है। हाँ। हमारे पास खाने का पैसा नहीं, हम किराया कहाँ से देंगे? नहीं, ट्रकों पर जो चल रहा रिक्शा है वो तो रिक्शा है, वहाँ तो कोरोना से तो बच भी सकते हैं, भूख से तो नहीं बचेंगे ना, मरना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। रिक्स लेके चलना ही पड़ेगा हम लोगों को, मजबूरी है हम लोगों का। तो ट्रकों पर आप लोग चल रहे उस पर भी रिक्शा है? रिक्स है, लेकिन किसी तरह घर पहुँच गए तो बचने का तो चांसेस रहेगा ना सर। भूख से तो नहीं मरेंगे हम लोग, भूख से तो नहीं मरेंगे, घर पे खाना तो। अगर वहाँ रहेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? वहाँ पे भूखा मर जाएंगे। वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं किया लोग? कोई व्यवस्था नहीं, बिल्कुल वो तो शुरू से ही प्रशासन करता आ रहा है कि इस तरह की चीज़ें आप एक्टिविटीज़ मत करिए, लेकिन कोशिश हम लोग यही रह रही है कि उस तरह का लोग अगर है तो उसको उतार दिया जाए, उतार कर उनको क्या कहते हैं हम क्वारंटाइन सेंटर्स में भेजा जाए। लेकिन वो डिफरेंट जगह के रहने के कारण थोड़ी सी स्थिति नाजुक हो जा रही है कि कोई अगर किसी व्यक्ति को जो झारखंड जाने वाला उसको यहाँ पर उतार देंगे तो फिर उसके साथ समस्या हो रही है, उसको भेजा कैसे जाए। तो इस स्थिति में जैसे ही कोई अनुकूल नीति बनती है तो हम लोग उसको भी पॉजिटिवली टेकअप कर लेंगे। रोहतास जिला के नोखा के गम्हड़िया गांव में एक युवक के हाथ में गोली लग गई है। गोली कैसे लगी है, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन घायल युवक का कहना है कि वह अपने घर से निकला और मवेशी के लिए कुट्टी काटने जा रहा था तो उसे सड़क पर गिरा एक पिस्टल मिला। जब वह सड़क पर गिरे पिस्टल को उठाकर देखने लगा तो इसी दौरान फायर हो गई और गोली उसके उंगली में जाकर लग गई। क्या मामला है? मामला कुछ नहीं था, मैं अपना कुट्टी कटवाने जा रहा था खरिहान तरफ गया तो मेरे को मिला एक, तो मैं उधर देखा कि ओरिजिनल है कि क्या है, ऐसे किया तब तक छूट ही गया। कहाँ का मामला है? ये गम्हड़िया गाँव का मामला। कहाँ, कौन सा प्रखंड का? नोखा प्रखंड पड़ता है। नोखा प्रखंड। आज का है? आज का बात हुआ? आज के 3:30-4 बजे सुबह में? नहीं, शाम को 3:30। लॉकडाउन में बिहार में पर्दे की हनक के आगे कानून को भी सरकारी मुलाजिम तोड़ने के मामले सामने आते रहते हैं। कुछ दिन पहले ही जहानाबाद में एक
डीएसपी को मछली भात की पार्टी में शामिल होने के आरोप में निलंबित किया गया था। तो वहीं कटिहार में डीएओ और एक दरोगा को चौकीदार से उठक बैठक करवाने के मामले में नीतीश सरकार ने एक्शन लिया था, लेकिन सरकार की कार्रवाई का वर्दीधारियों पर कोई असर नहीं दिख रहा है। मामला मोतिहारी के अरिराज अनुमंडल के ज्योति प्रकाश से एसडीपीओ साहब के लिए लॉकडाउन का कोई मायने नहीं रखता है। वर्दी की हनक ऐसी है कि जब मन हुआ वर्दी डाली और निकल गए पार्टी करने। अरिराज एसडीपीओ की एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। वायरल तस्वीर में वो लॉकडाउन को ताक पर रखकर बेतिया के एक वांटेड की पार्टी में शामिल होने पहुंच गए। डीएसपी साहब वर्दी पहनकर ड्यूटी छोड़ दूसरे जिलों में पार्टी में शामिल होने गए और जमकर जन्मदिन के भोज का लुत्फ भी उठाया। इस संबंध में जब अरिराज एसडीपीओ से पूछा गया तो उन्होंने स्वीकार किया है कि वो एक परिचित के शादी में गए थे। लॉकडाउन के बंदी ने प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने की नई विधि का ज्ञान दिया है। स्वाभाविक है कि जिस तरह हम अपना कारोबार कर रहे थे, जिस रूटीन में जी रहे थे, इस बंदी ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। संभव है कि लोगों को काफ़ी नुकसान भी हुआ, लेकिन जिस कारण से हमारी प्रगति की रफ्तार रुकी, अपने जीवन की रक्षा के लिए वह रुकना बहुत महंगा नहीं पड़ा। ये बातें राज ऋषि आचार्य श्री सुदर्शन महाराज ने लॉकडाउन के बाद आम लोगों की जिंदगी पर पड़ने वाले प्रभाव पर बोलते हुए कहा कि लॉकडाउन के पश्चाताप का समय नहीं है, पराक्रम का समय है। प्राकृतिक आपदा पर कभी किसी का नियंत्रण नहीं होता है। हमें हर हालत में किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। सबसे पहले मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आज हमारा देश और पूरा विश्व जो कोरोना संकट से जूझ रहा है, उससे शीघ्र मुक्ति मिले। परमात्मा कोरोना संकट से हमें बचाए, ऐसी मेरी मंगल कामना भी है। मैं जानता हूँ कि कोरोना संकट से मुक्ति इतनी आसानी से अभी नहीं हो पा रही है। 2-4 दिनों में लॉकडाउन भी समाप्त होने की संभावना की जा रही है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि लॉकडाउन शीघ्र समाप्त हो जाए। इसके लिए 2-3 बातें मुझे बताना है। पहली बात कि लॉकडाउन में जिस प्रकार हम लोगों का जीवन संयमित चल रहा था, हम लोग संयम पूर्वक अपने परिवार में, घर में थे, उसको तोड़ना नहीं है। भले ही सरकार का आदेश मिल जाए, जनता का आदेश मिल जाए कि आप लॉकडाउन अब नहीं है, आप बाहर निकलें, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि लॉकडाउन में टूटने के बाद हम उच्छृंखल बन जाएं, सड़कों पर दौड़ते हुए चले जाएं, सड़कों पर उपद्रव करें, प्रदर्शन करें और जो 1-1.5 महीना के अंदर में जो हमारा मन घर में बंद करा रहा था, उसको खोलकर हम माल में, सड़कों पर बाजार करें और जो 1-1.5 महीना के अंदर में जो हमारा मन घर में बंद करा रहा था, उसको खोलकर हम माल में, सड़कों पर, बाजार में या न करें। क्योंकि कोरोना से मुक्ति के लिए पूरी तरह कोई भी व्यक्ति घोषणा नहीं कर पा रहा है कि आप पूरा कोरोना से मुक्त हो गए। संभावना अभी भी बाजार में बनी हुई है। अब यह है कि आप कितने संयम से इस समय को व्यतीत करते हैं। कोरोना का इलाज ढूंढने में दुनिया भर के रिसर्च लगे हैं। मेडिसिन के हर ब्रांच में कोविड-19 को खत्म करने की दवा तलाशी जा रही है। वैक्सीन पर ट्रायल भी जारी है, मगर उसे डेवलप होने और दुनिया भर तक पहुंचने में वक्त लगेगा। आयुष मंत्रालय ने इलाज की देशी पद्धति आयुर्वेद को कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल करने का फैसला किया। पटना के लंगरटोली स्थित दुबे क्लिनिक के निदेशक व बिहार आयुष चिकित्सक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील दुबे ने बताया कि आयुर्वेदिक एक बहुत ही पुरानी पद्धति है और गंभीर बीमारी को जड़ से समाप्त करने में एक बहुत ही कारगर साबित होते आई है। अभी हम एक और चैनल पर दिल्ली में भी हम इसी विषय पर पैनलिस्ट में गए थे और वहाँ बोले थे। वहाँ पर चारों पद्धति के डॉक्टर थे, एलोपैथ के थे, होम्योपैथ के थे, आयुर्वेद के में हम थे और यूनानी के भी थे। तो बहुत सारे उसमें थे। यूनानी वाले दावा कर रहे थे कि कोरोना के इलाज है, एलोपैथ वाले अलग दावा कर रहे थे। हमसे अगर सवाल जब पूछा गया, मुझे कोई इलाज नहीं है, अब इसका कोई दवा नहीं बना है। हाँ, अब कोरोना चूँकि एक वायरस है जो कि सीधे लंग्स पर अटैक करती है, तो आज के डेट में उसका अभी तक कोई दवा नहीं बना है। अब उसका जो इलाज है, इलाज तो नहीं है, अब उससे चूँकि अब
सालों साल तक ये कोरोना में हम लोग को लड़ना है, तो कब तक लॉकडाउन में फंसे रहेगा आदमी, कब तक अपना बिजनेस व्यापार घर में रहेगा। तो अब तो कोरोना से लड़ना मतलब सेफ्टी से, अपना सेफ्टी हो के अब सब काम करते रहें। और रही बात कि दवा, अब दवा यही है कि आपके शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वही आपको कोरोना से बचाएगा। अब रोग प्रतिरोधक क्षमता जिससे बढ़ती है वो प्योर आयुर्वेद का चीज़ है। अब जैसे आप आदि है, चाय पिए आदि में डाल के चाय पिए, फिर आपका लहसुन हो गया, फिर आपका हल्दी और दूध में डाल के आप पिए, फिर आपका संतरा जिसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सब जो है और बहुत सारी चीज़ें, गिलोई है और योगा भी बहुत सारी चीज़ें तो में है, तो उसमें आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता आपका शरीर में बढ़ेगा और वही वायरस से जो है लड़ेगा, वही वायरस को मारेगा। यही उपाय है जब तक कि कोई वैक्सीन नहीं बन जाती है। राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सहनी ने सीतामढ़ी जिले के रीगा प्रखंड के पकड़ी गांव में जो इनका निवास स्थान है वहां पर तकरीबन 15 एकड़ में तालाब व हैचरी निर्माण जोर शोर से करवा रहे हैं। साथ ही साथ जल जीवन हरियाली बिहार सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, इसलिए लॉकडाउन को मद्देनजर सामाजिक दूरी बनाते हुए कार्य किया जा रहा है। मछली उत्पादन से बिहार में मछली सस्ते दरों पर उपलब्ध होगा व दूसरे राज्यों से जो मछली मंगानी पड़ती थी वह मंगाना नहीं पड़ेगा। लोगों को भी मछली खाने से विटामिन ए प्राप्त होगा, जिसके बाद अक्टूबर में हो रहे विधानसभा चुनाव में जोर शोर से पार्टी कार्य में लग जाएंगी। यहाँ हमारा गृह स्थान है, यहाँ पर लॉकडाउन को मद्देनजर सामाजिक दूरी बनाते हुए कृषि का कार्य यानी तालाब खुदवा रहे हैं। यहाँ पर मछली दूसरे प्रदेश से मंगाना पड़ता है, इसलिए हमने यह निर्णय लिया है कि 15 एकड़ में तालाब खुदवाएं और मछली का उत्पादन करके बिहार वासियों को हम विटामिन ए प्राप्त करवाएं, यानी मछली में विटामिन ए होता है और साथ ही साथ जल जीवन हरियाली में भी सहायता हो, इसलिए हमने तालाब खुदवा रहे हैं। और साथ क्योंकि यहाँ बाहर से मछली मंगाया जाता है और मछली का प्रोडक्शन जब होगा तो हमारा बिहार आत्मनिर्भर मछली पर हो जाएगा। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार।